दिमाग के किस हिस्से पर अटैक होता है और दिमाग की नस फटने से पहले क्या ऐसे बॉडी साइंस देती है। तो जो ब्रेन को ब्लड सप्लाई होती है अगर वो ब्लॉक हो जाए तो उसकी वजह से ब्रेन में डैमेज होगा और उसके जो लक्षण होते हैं उनको ब्रेन स्ट्रोक। फॉर एग्जांपल आपके हाथ पैर में थोड़ी देर के लिए झंझनाहट हुई या कमजोरी हुई और वो ठीक हो गई, आपका चेहरा थोड़ी देर के लिए टेढ़ा हुआ और वो ठीक हो गया, बोलने की दिक्कत थोड़ी देर की हिली हुई, जबान थोड़ी देर के लिए लड़खड़ाई, बैलेंस थोड़ी देर के लिए प्रॉब्लम हुआ, और ये सब ट्रांजिएंट है, माना थोड़ी देर के लिए और फिर वो ठीक हो जाए। थोड़ा सा इस बारे में बताइए कि अगर स्ट्रोक आ गया तो कितने घंटे का टाइम पीरियड है उस पेशेंट के पास, कितने देर में उन्होंने इलाज कराया, डॉक्टर के पास सही समय पर पहुंच गए तो उन्हें बचाया जा सकता है, अदरवाइज जो है फिर वो डैमेज हो जाएगी उनकी बॉडी। ये जो गोल्डन पीरियड है वो तुरंत स्ट्रोक होने से स्टार्ट होता है और 24 घंटे तक चलता है मैक्सिमम। तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। ये समय निकल गया, वो इंसान ब्रेन स्ट्रोक से अफेक्ट हो गया तो उनकी बॉडी में, ब्रेन में क्या फिर डैमेज हो सकता है। और अगर किसी को हो गया और वो इस टाइम में नहीं पहुंच पाया, जो 24 घंटे का टाइम है, तो वो ब्रेन डैमेज इरिवर्सिबल हो जाता है। बोलने या समझने की दिक्कत होना, चेहरे में टेढ़ापन होना, बैलेंस नहीं बन पाना, चल नहीं पाना। बहुत बार अगर मेजर स्ट्रोक है, बहुत बड़ा हिस्सा इन्वॉल्व है, तो बेड रिडन हो जाता है, पेशेंट पूरी तरह से कोमा में जा सकता है। एक बार उनको ब्रेन स्ट्रोक का अटैक आ गया तो अब उनको लाइफ टाइम दवाई खानी पड़ेगी, इस बात में है सच्चाई? पेशेंट्स हैं जिनको स्ट्रोक होता है उनको लाइफ लॉन्ग मेडिसिन खाना पड़ता है, लेकिन वो मेडिसिन शायद एक छोटी सी गोली जिसको हम ब्लड थिनर, एस्पिरिन जो होता है वो, या कोई दूसरा ब्लड थिनर जिसको हम ओरल एंटीकोगुलेशन बोलते हैं, वो खाना पड़ता है, साथ के साथ रिस्क फैक्टर को कंट्रोल। आज स्ट्रोक हुआ है तो कितने दिन में वो पेशेंट फुल्ली रिकवर हो सकता है? डिपेंड करता है, जैसे मैंने आपको बताया, स्ट्रोक के साइज पे, लेकिन पहले 10 से 15 दिन में आपको बहुत ज़्यादा रिकवरी नहीं दिखती, और 15 डेज का एक ऐसा टाइम होता है जब आपको रिकवरी दिखने लग जाती है, और मैक्सिमम जो रिकवरी होती है वो पहले 3 महीने में। ऐसे में एक बार अगर स्ट्रोक आ गया है, वो पेशेंट अभी रिकवरी फेज में है, चांसेस है कि स्ट्रोक दोबारा भी आ सकता है? हाँ, अगर आपका स्ट्रोक का कारण का सही पता नहीं चला है, फॉर एग्जाम्पल आपको लग रहा है कि यहाँ पे खून की नस सिकुड़ने से हो रहा है जबकि क्लॉट हार्ट से गया है, तो अगर आपके कारण का सही पता नहीं चला है या आपने दवाई प्रॉपर नहीं ले रहे हो, जो रिस्क फैक्टर कंट्रोल हैं जिनकी वजह से स्ट्रोक हुआ है, आप उनको कंट्रोल नहीं कर रहे हो, जैसे बीपी शुगर की दवाई नहीं ले रहे हो या ब्लड थिनर्स नहीं ले रहे हो, कोलेस्ट्रॉल, खाने पीने पे ध्यान नहीं रख रहे हो, तो दोबारा हो सकता है। तो ऐसे में जिनका ब्लड प्रेशर हाई रहता है, कोलेस्ट्रॉल भी डिसबैलेंस है या डायबिटीज कंट्रोल में नहीं है, इनमें चांसेस ज्यादा होते हैं? बिल्कुल ज्यादा होते हैं दोबारा स्ट्रोक होने के भी। और अगर ये कंट्रोल नहीं करेंगे तो इस बात की ऑलमोस्ट गारंटी है कि दोबारा स्ट्रोक होगा ही। कितने दिन में हो सकता है? तुरंत? एज सून एज पॉसिबल, 2 दिन बाद भी हो सकता है, 4 दिन बाद भी हो सकता है, 2-4 दिन में भी हो सकता है। दोबारा हो सकता है। रिकवरी का फेज चल रहा है बट इस दौरान भी कुछ ऐसे बदलाव दिख रहे पेशेंट में तो तुरंत अलर्ट हो जाना चाहिए। पेशेंट बहुत ज्यादा सो रहा है, इंटरेक्शन कम हो गया है, या उसके बिहेवियर में बहुत ज्यादा चेंज हो गया है, या पेशेंट को फॉर एग्जांपल बुखार आने लग गया है, बेड सोर होने लग गए हैं, तो ये सब। इंडिया में इस वक्त ब्रेन स्ट्रोक के केसेस जो हैं वो काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। ब्रेन स्ट्रोक के बाद लोगों को लगता है कि अब वो अपनी नॉर्मल लाइफ कभी नहीं जी पाएंगे। एक बार अगर स्ट्रोक का अटैक आ गया तो बॉडी पूरी तरह से पैरालाइज्ड हो जाती है या फिर ऐसा डैमेज हो जाता है जिसके बाद वो कभी बेड से उठ ही नहीं पाएंगे। लेकिन एक्सपर्ट्स के माने तो अगर समय रहते इसका सही से इलाज किया जाए, अच्छे से देखभाल और केयर की जाए तो ब्रेन स्ट्रोक में रिकवरी भी पॉसिबल है। लेकिन वो कैसे? अगर आप भी इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं तो आप एकदम सही जगह पर आए हैं। आज के इस पॉडकास्ट सेशन में हम ब्रेन स्ट्रोक रिकवरी पर बात करेंगे। हमने ब्रेन स्ट्रोक पर तो बहुत सारे पॉडकास्ट किए हैं कि आखिर ये क्यों हो जाता है, इसके लक्षण कैसे पहचाने, लेकिन इस पर अभी तक बातचीत नहीं की है कि अगर ब्रेन स्ट्रोक हो जाए तो उसके बाद रिकवरी कैसे होती है, क्या इंसान फुल्ली रिकवर हो भी पाता है या नहीं। तो ऐसे में अगर आप भी इन सभी सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो इस सेशन को आखिरी तक जरूर देखिएगा। इस सेशन में हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल एक्सपर्ट मौजूद हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर विनीत बांगा, जो कि डायरेक्टर और एचओडी हैं न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट फोर्टिस हॉस्पिटल में। तो डॉक्टर, सबसे पहले तो इस सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच डॉक्टर हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम चाहेंगे आपके जरिए हमारी ऑडियंस तक इस टॉपिक पर हम बहुत अच्छी खासी जो जानकारी है वो पहुंचा सके, समझा सके आसान भाषा में, क्योंकि सबको पता है कि ब्रेन स्ट्रोक के केसेस किस हिसाब से बढ़ रहे हैं। अब ऐसे में लोगों का सबसे बड़ा कंसर्न यही रहता है कि क्या हमारे घर में या फैमिली फ्रेंड्स में किसी को ब्रेन स्ट्रोक हो गया
तो उसके बाद वो कभी अपनी नॉर्मल लाइफ जी भी पाएंगे या नहीं जी पाएंगे। हम चाहेंगे कि पॉडकास्ट की शुरुआत आप बेसिक समझाते हुए हमारी ऑडियंस के लिए करें कि ब्रेन स्ट्रोक क्या है, दिमाग के किस हिस्से पर अटैक होता है और दिमाग की नस फटने से पहले क्या ऐसे बॉडी साइंस देती है जो हम समझ सकते हैं। आपने बिल्कुल सही बोला। ब्रेन स्ट्रोक का इंसिडेंस आजकल इंक्रीज हो रहा है। उसका रीजन ये है बढ़ने का कारण कि हमारी लाइफ जो है बहुत स्ट्रेसफुल है, लाइफस्टाइल चेंज हो गया है, हमारी डाइट, हमारी लाइफस्टाइल बहुत वो है, नींद कम है, हम डाइट इज़ वेरी बैड, हम लोग फ्राइड फैटी फूड्स ज़्यादा खा रहे हैं, फास्ट फूड ज़्यादा खा रहे हैं, एक्सरसाइज नहीं करते, नींद प्रॉपर नहीं लेते, स्ट्रेस है, और यही कारण होते हैं जिनसे ब्रेन स्ट्रोक बढ़ता है। कमिंग टू रिकवरी, ब्रेन स्ट्रोक जिन पेशेंट्स को होता है उनमें रिकवरी हो सकती है। पहले ब्रेन स्ट्रोक के कारण के बारे में बात करें तो ब्रेन स्ट्रोक जो है, या जिसको लकवा, पक्षाघात, अधरंग, फालिश, अलग अलग तरीके से लोग बोलते हैं, ये ब्रेन में ऑक्सीजन की सप्लाई बंद होने से होता है। तो जो ब्रेन को ब्लड सप्लाई होती है, अगर वो ब्लॉक हो जाए तो उसकी वजह से ब्रेन में डैमेज होगा, और उसके जो लक्षण होते हैं उनको हम ब्रेन स्ट्रोक के रूप में जानते हैं। ठीक है। ब्रेन के दो साइड होते हैं। मैं आपको देसी भाषा में बताऊं, बिल्कुल सिंपल लेमन टर्म्स में, तो ब्रेन के दो साइड होते हैं, राइट साइड और लेफ्ट साइड। ब्रेन का राइट साइड बॉडी के लेफ्ट साइड को कंट्रोल करता है, और ब्रेन का लेफ्ट साइड बॉडी के राइट साइड को कंट्रोल करता है। साथ के साथ जो राइट साइड है वो इमोशंस वगैरह के लिए इंपॉर्टेंट होता है, और लेफ्ट साइड जो है आपके बोलने, समझने, मेमोरी, इन सब के लिए जरूरी होता है। और ब्रेन का पिछला हिस्सा वो बैलेंस के लिए हेल्प करता है, आपके होश के लिए हेल्प करता है। तो दो ब्लड वेसल्स आगे से जाती हैं, एक राइट से एक लेफ्ट से, और दो पीछे से जाती हैं, एक राइट से एक लेफ्ट से, और आगे जाके बहुत छोटे छोटे ब्लड वेसल्स में डिवाइड हो जाते हैं। अगर इसमें कहीं ब्लॉकेज होता है तो ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिल पाता, और जिस हिस्से को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा वो काम करना बंद कर देगा। अगर राइट साइड में डैमेज होगा तो बॉडी के लेफ्ट साइड में वीकनेस होगी, साथ के साथ इमोशनल प्रॉब्लम्स आएंगे, और अगर लेफ्ट साइड में डैमेज होगा तो राइट साइड की बॉडी वीक होगी, साथ के साथ हमको बोलने और समझने में दिक्कत आएगी। और अगर ब्रेन के पिछले हिस्से में क्लॉटिंग होती है तो बैलेंस बनाने की दिक्कत, बार बार उल्टियां होना, ये सब। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसका मेन रीजन, जो मोस्ट कॉमन कारण है, जो कि 85% लकवे के पेशेंट्स में रिस्पॉन्सिबल है, वो है इन ब्लड वेसल्स का ब्लॉकेज क्लॉट्स की वजह से हो सकता है, और वो क्लॉट ब्लड वेसल्स में भी बन सकते हैं और हार्ट से भी जा सकते हैं। अच्छा, दिल का भी कनेक्शन है? यस, बिकॉज दिल से ही पूरे बॉडी में ब्लड सप्लाई हो रहा है। तो अगर हार्ट से भी क्लॉट किसी भी रास्ते कहीं भी ट्रैवल कर सकता है, तो वो भी ब्रेन में जाता है, तो वो ब्लॉकेज कर सकता है, और उसकी वजह से भी हमको क्लॉट हो सकता है और ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है। ठीक है। तो अगर किसी पेशेंट को अचानक से हाथ पैर में कमजोरी आती है, बोलने में समझने में दिक्कत आती है, चेहरा टेढ़ा हो जाता है, जबान लड़खड़ा जाती है, या बैलेंस नहीं बन पाता है, या अचानक से बेहोश हो जाता है, तो ये सब ब्रेन स्ट्रोक के सिम्टम्स हो सकता है। तो ये इसका अटैक क्या अचानक आता है, या कुछ हफ्तों पहले, महीनों पहले भी बॉडी ऐसे सिम्टम्स या संकेत हमें दे रही होती है कि हाँ शायद ब्रेन स्ट्रोक होने वाला है, तो हम समय रहते पहचान लें? काफी सारे पेशेंट्स में मिनी स्ट्रोक जैसे सिम्टम्स, जिनको हम TIA या ट्रांसिएंट इस्केमिक अटैक्स बोलते हैं, वो होते हैं, जिसमें से मिनी स्ट्रोक क्या है? यही जो स्ट्रोक के मैंने आपको लक्षण बताए, ये थोड़ी देर के लिए आएंगे और चले जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपके हाथ पैर में थोड़ी देर के लिए झंझनाहट हुई या कमजोरी हुई और वो ठीक हो गई, आपका चेहरा थोड़ी देर के लिए टेढ़ा हुआ और वो ठीक हो गया, बोलने की दिक्कत थोड़ी देर की हुई हुई, जबान थोड़ी देर के लिए लड़खड़ाई, बैलेंस थोड़ी देर के लिए प्रॉब्लम हुआ, और ये सब ट्रांजिएंट है, माना थोड़ी देर के लिए, और फिर वो ठीक हो जाए, तो हम बोलते हैं इसको कि ये मिनी स्ट्रोक है। और ये कितनी बार हो तब समझे हम? एक बार भी बहुत, अगर एक बार है वही काफी है। तो ऐसा, और हो सकता है अगली बार जो हो वो मेजर स्ट्रोक हो जाए। तो बहुत पेशेंट्स में ये मिनी स्ट्रोक होता है। बहुत दूसरे पेशेंट्स में बाकी सिम्टम्स होते हैं, जैसे किसी को हाई ब्लड प्रेशर है, शुगर है जो कि अनकंट्रोल्ड है, जिसको ऑलरेडी हार्ट की बीमारी है, उसमें स्टेंट डल चुका है, तो आप ये समझिए जो भी बीपी शुगर है या कोई भी रिस्क फैक्टर है, माना बीपी शुगर, स्मोकिंग, अल्कोहल, डाइट, लाइफस्टाइल, ये कोई आपके हार्ट के ब्लड वेसल्स को अकेले तो इफेक्ट करेगा नहीं, आपके ब्रेन को भी करेगा। तो जो हार्ट अटैक के पेशेंट्स हैं उनको अपने ब्रेन का ब्लड वेसल जरूर स्क्रीन कराना चाहिए कि कहीं ब्रेन में भी तो कुछ नहीं सिकुड़ना है, और आप वेट ना करें। और ये कुछ चीजें होती हैं जो रिस्क फैक्टर्स हैं, इनका ध्यान रखें। अगर मिनी स्ट्रोक के कोई सिम्टम्स आपको आ रहे हैं, अचानक से ऐसा हो रहा है, तो उसको इग्नोर ना करें। जनरली हम लोग क्या करते हैं, उसको ब्रश अंडर द कार्पेट, हम लोग वी डोंट केयर, हम लोग को लगता है तो हुआ होगा, हाथ दब गया होगा, आज मैंने खाना नहीं खाया इसलिए हो रहा होगा, तो वो सब चीजें होती हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपकी बॉडी आपको वार्निंग साइन दे रही है, तो वो इसी रूप में आएंगे, मिनी स्ट्रोक के रूप में, या फिर आपको ये रिस्क फैक्टर है और आपको ऑलरेडी हार्ट का प्रॉब्लम है, तो भी आपको इस बारे में कंसर्न होना चाहिए।
बिल्कुल, तो ये जो हम लक्षण दिखाई दे रहे हैं अगर बॉडी में, तो हमें बिल्कुल भी इसको इग्नोर नहीं इग्नोर करना। नहीं करना है, तुरंत अलर्ट हो जाना है। बिल्कुल। भले एक बार दिखे या 2-3 बार भी अगर रिपीट होकर के 2-3 दिख रहे बार हैं, देखें तो बहुत हाई चांस है। तो तुरंत हम ऐसे लोगों में को बोला जाता है कि अगर किसी पेशेंट को मिनी स्ट्रोक या ये टीआईज हो रहे हैं तो अगले 1 महीने में उसको स्ट्रोक होने के बहुत हाई चांस। 1 ही महीने में? अगले 1 महीने में। ओके। सो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आपको अगर जैसे ही पता चलता है तो उसको इग्नोर ना करें। आप टाइम से डॉक्टर से कंसल्ट करें और आप एक मेजर स्ट्रोक से अपने आप को बचा सकते हैं। डॉक्टर ऐसा कई बार होता है कि जैसे कि आपने बताया कि स्ट्रोक जो है वो इस तरह के लक्षण देता है, किसी को स्ट्रोक आ गया तो आई थिंक एक 24 घंटे का टाइम पीरियड होता है कि उस दौरान में अगर उनको वो दवाई दे दी गई तो बैक टू नॉर्मल वो हो सकता है, नहीं तो बहुत हद तक चांसेस है कि उनकी पूरी बॉडी अफेक्ट हो जाएगी। तो थोड़ा सा इस बारे में बताइए कि अगर स्ट्रोक आ गया तो कितने घंटे का टाइम पीरियड है उस पेशेंट के पास, कितने देर में उन्होंने इलाज कराया, डॉक्टर के पास सही समय पर पहुंच गए तो उन्हें बचाया जा सकता है, अदरवाइज जो है फिर वो डैमेज हो जाएगी उनकी बॉडी। ये जो गोल्डन पीरियड है वो तुरंत स्ट्रोक होने से स्टार्ट होता है और 24 घंटे तक चलता है मैक्सिमम। ठीक है। तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। और मैं आपको इसको एक एग्जांपल के रूप में बताना चाहूंगा। जैसे आपके घर में पौधा है, आप उसको पानी लगा रहे हैं, आपने धूप में रख दिया, उसको 2 दिन पानी नहीं लगाया तो वो सूखने लगेगा। अब और आप पानी नहीं लगाओगे तो और ज्यादा सूखने लगेगा और एक टाइम बाद पूरा डेड हो जाएगा। फिर आप कितना भी पानी उसमें डाल लो, कितना भी उसमें खाद डाल लो, वो ठीक नहीं होगा। ऐसे ही ब्रेन होता है। तो जब उसकी ऑक्सीजन सप्लाई कम होती है तो ब्रेन तुरंत डैमेज होने लग जाता है, क्योंकि ब्रेन बॉडी का सबसे टेंडर ऑर्गन है। इसीलिए आपने ट्रांसप्लांट के बारे में सुना होगा, तो हार्ट ट्रांसप्लांट सुना होगा, लंग ट्रांसप्लांट सुना होगा, किडनी ट्रांसप्लांट सुना होगा, लिवर ट्रांसप्लांट सुना होगा। ब्रेन नहीं, क्योंकि ब्रेन टाइम ही नहीं देता। सो ब्रेन बहुत टेंडर ऑर्गन है। जैसे ही ब्लड सप्लाई ब्लॉक हुई, ब्रेन डैमेज होने लग गया। और जितनी जल्दी आप उस ब्लड सप्लाई को स्टार्ट करोगे उतनी ही जल्दी वो वापस ठीक होगा। और इसी को हम गोल्डन पीरियड बोलते हैं कि जितनी जल्दी हम उस ब्लड सप्लाई को रीस्टार्ट कर सके उतना अच्छा है। और ये करने के 2 तरीके हैं। एक तो क्लॉट डिसॉल्व करने के लिए, घोलने के लिए दवाई देते हैं जो पहले 4.5 घंटे तक दी जा सकती है। या फिर अगर बड़ी नसबंद हो तो उस क्लॉट को सक करके खींच के बाहर निकाला जा सकता है फंसा के, जिसको हम मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी बोलते हैं, जो 24 घंटे तक की जा सकती है। तो ये एक टाइम है जो गोल्डन पीरियड है। जब एक बार ये समय निकल जाता है तो ब्रेन इरिवर्सिबली डैमेज हो जाता है। जो आपका घर का पौधा पूरा सूख गया, अब फिर आप कितना भी पानी लगाओ वो वापस ठीक नहीं होगा, वो डेड होगा। जैसे कोविड के टाइम में ऑक्सीजन नहीं मिला, आज तो बहुत ऑक्सीजन है, लेकिन जिनको ऑक्सीजन नहीं मिला जब जरूरत थी वो गए तो गए, अब आने से कोई फायदा। तो वो जो गोल्डन पीरियड है वो 24 आवर है, जिसमें आईवी थ्रोम्बोलिसिस और मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी हम कर सकते हैं, जो कि पेशेंट के ब्रेन को परमानेंट डैमेज होने से बचा सकता है। लेकिन अगर किसी के पास नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग इस तरह के लक्षण को अक्सर इग्नोर कर देते हैं, उन्हें समझ में भी नहीं आता अगर उनके सामने किसी को स्ट्रोक का अटैक आ रहा होता हो कि वो उस वक्त क्या करें, नहीं पता उन्हें। ये समय निकल गया, वो इंसान ब्रेन स्ट्रोक से अफेक्ट हो गया, तो उनकी बॉडी में, ब्रेन में क्या फिर डैमेज हो सकता है? देखिए, ब्रेन का कौन सा हिस्सा डैमेज हुआ है उसके हिसाब से लक्षण होंगे। मैंने आपको बताया राइट साइड लेफ्ट को कंट्रोल करती है, लेफ्ट राइट को, राइट इमोशंस को, लेफ्ट बोलने समझने को, और पिछला हिस्सा बैलेंस को। तो जो ब्रेन का हिस्सा इफेक्ट होगा उसके आपको सिम्टम मिलेंगे। बॉडी के किसी हाथ पैर में वीकनेस, बोलने या समझने की दिक्कत होना, चेहरे में टेढ़ापन होना, बैलेंस नहीं बन पाना, चल नहीं पाना। बहुत बार अगर मेजर स्ट्रोक है, बहुत बड़ा हिस्सा इन्वॉल्व है, तो बेड रिडन हो जाता है पेशेंट, पूरी तरह से कोमा में जा सकता है। तो ये सारे सिम्टम्स होते हैं अगर किसी पेशेंट को ब्रेन स्ट्रोक होता है। और अगर किसी को हो गया और वो इस टाइम में नहीं पहुंच पाया, जो 24 घंटे का टाइम है, तो वो ब्रेन डैमेज इरिवर्सिबल हो जाता है। अब उस केस में जो डैमेज है वो हो गया, तो ऐसा नहीं है कि फिर रिकवरी नहीं हो। रिकवरी तो तब भी हो सकती है, लेकिन वो रिकवरी एक तो कंप्लीट नहीं होगी, दूसरा वो बहुत स्लो, उसमें बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। और वो पेशेंट हो सकता है कि 100% जो अपनी नॉर्मल फंक्शनल लेवल है उस तक ना आ पाए। हो सकता है वो 80% आए, 90% आए, 70% आए, बट वो 100% लेवल नहीं होता, क्योंकि ब्रेन का कुछ हिस्सा डैमेज हो जाता है, वो हिस्सा अपने लक्षण दिखाता है। तो एक दूसरी चीज होती है जिसको हम बोलते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। तो जैसे, हाँ जी, तो जैसे माना ब्रेन का एक हिस्सा डैमेज हो गया, माना एक छोटा सा भाग डैमेज हो गया, तो उसके आसपास का जो एरिया है वो ब्रेन का वो काम करने लग जाता है। तो ये ब्रेन की न्यूरोप्लास्टिसिटी होती है कि जो हिस्से का, माना एक हिस्से का काम है बोलने का, अगर बोलने वाला हिस्सा डैमेज हो गया तो उसके आसपास का जो हिस्सा है जिसका नॉर्मल काम बोलना नहीं है, वो धीरे धीरे उस काम को टेक ओवर कर लेता है, और इसको हम बोलते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। और यहाँ पे ही न्यूरो रिहेबिलिटेशन का रोल आता है
कि हम कैसे ट्रेन करें। एग्जैक्टली। अच्छा, यहाँ पे दो एस्पेक्ट के लोग हो जाएंगे, एक तो जिन्हें समय रहते 24 घंटे के अंदर दवाई मिल गई और एक जिन्हें नहीं मिली, तो इन दोनों के रिकवरी टाइम में अलग अलग समय लगेगा और दोनों की रिकवरी भी फिर अलग तरीके से होगी। बिल्कुल ड्रामेटिकली डिफरेंट होगा, दोनों में बिल्कुल अलग होगा। ठीक है। जो लोगों को जल्दी टाइमली ट्रीटमेंट हो जाता है उन लोगों का पहला तो ब्रेन में डैमेज कम है, तो ऑब्वियसली रिकवरी फास्ट फास्टर होगी। होगी। दूसरा, कई बार वो इतनी जल्दी टाइम पे पहुंच जाते हैं कि डैमेज इतना कम है कि उन्हें एहसास ही नहीं होता उन्हें कुछ हुआ होता। हमारे पास ऐसे पेशेंट भी हैं लकवे के जो टाइम पे आ गए और हमने उनको 24 घंटे के अंदर डिस्चार्ज कर दिया। इंटरेस्टिंग। नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल वॉकिंग टॉकिंग जैसे थे वैसे ही वैसे बिल्कुल चले। डिस्चार्ज हो गए। और अगर पेशेंट लेट आता है तो फिर उस केस में रिकवरी में बहुत टाइम लगता है। दैट कुड बी 1 महीना लगे, 2 महीना लगे, 3 महीना लगे, 6 महीने लगे, कई बार सालों सालों रिकवरी चलती रहती है। पर वो रिकवरी बहुत सारी बार अगर बड़ा स्ट्रोक है तो कंप्लीट नहीं। तो ये उनकी बॉडी या ब्रेन पर भी डिपेंड करता है कि कितनी ज्यादा उनमें कैपेसिटी है कि वो इस अटैक को झेल पाए या नहीं झेल पाए। बिल्कुल डिपेंड करता है, जैसे कि एज एक फैक्टर है। अगर जैसे हमारी एज बढ़ती है तो हमारी बॉडी सारी श्रिंक करते हैं, बॉडी के अलग अलग पार्ट्स, चेहरे पे झुर्री आ जाती हैं, बाल सफेद हो जाते हैं, तो ऐसे ही ब्रेन भी श्रिंक करता है। तो जब ओवरऑल ब्रेन श्रिंक कर रहा है तो ब्रेन की जो वर्किंग कैपेसिटी, जो रिकवरी की कैपेसिटी है वो भी कम हो जाएगी। मैंने आपको बताया न्यूरोप्लास्टिसिटी है, तो एक हिस्सा डैमेज हो गया तो उसके आसपास का हिस्सा काम करने लगेगा, लेकिन उसके आसपास का हिस्सा हो तो सही। अगर आसपास का हिस्सा भी कम है, क्योंकि एज बढ़ने से ओवरऑल ब्रेन वॉल्यूम कम हो जाता है, ऐसा पाया गया है, तो ऑब्वियसली रिकवरी भी रिलेटिवली स्लो हो जाएगी। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जैसे कि ब्रेन में डैमेज का एरिया अगर ज्यादा है, आपकी उम्र ज्यादा है, आपको एक्सरसाइज टाइम पे नहीं मिली, या वो इंटेंसिव एक्टिव एक्सरसाइज आपने नहीं करी, आपने जो रिस्क फैक्टर प्रिवेंशन है जैसे कि बीपी शुगर कंट्रोल है वो सब अच्छे से नहीं किया, दवाई अच्छे से नहीं खाई, या हॉस्पिटल में प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिला, वहां इन्फेक्शन हो गया, तो उस वजह से रिकवरी बेशक स्लो हो जाती है, कम हो जाती है, इनकम्प्लीट हो जाती है। तो यहाँ पर जैसे अगर लोगों को लगता है कि एक बार उनको ब्रेन स्ट्रोक का अटैक आ गया तो अब उनको लाइफ टाइम दवाई खानी पड़ेगी, इस बात में है सच्चाई? डिपेंड करता है कि कारण क्या है। फॉर एग्जाम्पल किसी को शुगर बीपी है और उसकी वजह से उसके ब्लड वेसल्स में क्लॉट आया है, तो उसको लाइफ लॉन्ग दवाई खाना पड़ेगा। शुगर का, बीपी का, ब्लड थिनर खाना पड़ेगा और कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करने के लिए दवाई खाना पड़ेगा, या लाइफस्टाइल चेंज कर। अगर लाइफस्टाइल चेंज कर लें, इतना चेंज कर लें कि शुगर और बीपी बिल्कुल लाइफस्टाइल से ही कंट्रोल कर लें और कोलेस्ट्रॉल आप लाइफस्टाइल से कंट्रोल कर लो, तो नहीं खानी पड़ेगी। तो ये डिपेंड करेगा कि कारण क्या है। अब माना किसी को हार्ट की इससे क्लॉट गया है, तो आप हार्ट को प्राइमरीली ट्रीट करो, साथ के साथ अगेन ब्लड थिनर देना पड़ेगा। तो लेकिन मोटा मोटा मैं अगर बताऊं तो मोस्टली पेशेंट्स, अराउंड 80 to 90% जो पेशेंट्स हैं जिनको स्ट्रोक होता है उनको लाइफ लॉन्ग मेडिसिन खाना पड़ता है। लेकिन वो मेडिसिन शायद एक छोटी सी गोली जिसको हम ब्लड थिनर, एस्पिरिन जो होता है वो, या कोई दूसरा ब्लड थिनर जिसको हम ओरल एंटीकोगुलेशन बोलते हैं, वो खाना पड़ता है, साथ के साथ रिस्क फैक्टर को कंट्रोल कर। ठीक है। तो ऐसे में लोगों को लगता है, जैसे आपने कहा कि ब्रेन के अलग अलग फंक्शंस होते हैं, आपने हमें वो भी बताया, तो जब ब्रेन स्ट्रोक उस हिस्से को अफेक्ट करता है तो क्या वो एरिया पूरी तरह से डैमेज हो जाता है? फॉर एग्जाम्पल अगर ब्रेन ने हमारे मेमोरी पार्ट को अफेक्ट किया है स्ट्रोक ने, तो क्या फिर उस इंसान की मेमोरी हमेशा के लिए अफेक्ट हो जाएगी, याददाश्त चली जाएगी? मोस्टली ऐसा नहीं होता। जैसा मैंने आपको बताया, न्यूरो रिहैबिलिटेशन, न्यूरोप्लास्टिसिटी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रेन की एक बहुत स्ट्रॉन्ग पावर है रिकवर करने का, अनलेस कि आपका एक ब्रेन का बहुत बड़ा हिस्सा डैमेज हो गया है और आपने कुछ भी फिजियोथेरेपी, रिहैबिलिटेशन नहीं किया, तो तब है कि आपकी रिकवरी कंप्लीट नहीं होगी। लेकिन अगर आपके ब्रेन का छोटा हिस्सा डैमेज हुआ है, आपने रिहैबिलिटेशन अच्छा किया है, स्पीच थेरेपी करी है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी करी है, फिजियोथेरेपी करी है, कॉग्निटिव ट्रेनिंग करी है, तो मोस्टली पेशेंट्स रिकवर कर जाते हैं। सो इन माय एक्सपीरियंस ऑलमोस्ट 80 to 90% पेशेंट्स विल रिकवर। ओके। और माना बोलने समझने का हिस्सा चला गया तो ऐसा नहीं है कि जिंदगी भर समझ नहीं आएगी, आ जाती। बोलने का डैमेज हो गया तो उसमें टाइम लगता है, बट आ जाता है। ठीक है। आपने थेरेपीज का नाम लिया डॉक्टर, थोड़ा सा हमें प्लीज एक्सप्लेन करिए कि ब्रेन स्ट्रोक को ठीक करने में थेरेपीज का कितना रोल है, किस तरह की थेरेपीज होती हैं और वो कैसे जो है वो इंसान को सही करने में हेल्प करती हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिकॉज ज्यादातर पेशेंट्स को लगता है कि जो ब्रेन स्ट्रोक है वो शुरू में ट्रीट हो गया या कुछ टाइम से दवाइयों से ही ठीक होगा, और फिजियोथेरेपी को उतना इंपॉर्टेंस इंडिया में नहीं दिया जाता, या
रिहेबिलिटेशन को ओवरऑल, आई विल नॉट से फिजियोथेरेपी, रिहेबिलिटेशन को उतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता। जबकि जो मैंने आपको एक टर्म बताया न्यूरोप्लास्टिसिटी, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है रिहेबिलिटेशन। और इसको एक एग्जांपल के हिसाब से आप समझो, माना आपका छोटा बच्चा है, आप उसको बिस्तर में लिटा के रखो, बोलो मैं चलने नहीं दूंगा, आप चलोगे फिरोगे नहीं, तो वो क्या कभी चल पाएगा? नहीं। अगर वो साइकिल चलाना सीख रहा है अब बच्चा, तो वो साइकिल पे पहली बार में चढ़ के चला लेगा? नहीं। 2 बार गिरेगा, पहले चढ़ने में दिक्कत होगी, फिर उतरने में दिक्कत होगी, धीरे धीरे चला लेगा। तो ट्रेनिंग है ना, हर चीज की ट्रेनिंग है। आप जब जर्नलिस्ट बनी थी तो क्या आप पहले दिन इतने सफाई से इंटरव्यू ले सकते थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। और हमारे कैमरामैन जो है, ये इतनी अच्छी रिकॉर्डिंग कर सकते थे आज से 10 साल पहले? नहीं। इन सब की ट्रेनिंग हुई है। तो ऐसे ही अगर आपका ब्रेन डैमेज हो गया है तो उसको ट्रेनिंग चाहिए, और वो ट्रेनिंग का नाम हम बोलते हैं न्यूरो रिहेबिलिटेशन। अब न्यूरो रिहेबिलिटेशन, जैसे आप बोलें कि आपकी थाली है, अब थाली में सब चीज है ना, रोटी भी है, सब्जी है, चावल है, सैलेड है, सब कुछ है, सब कुछ खाना होगा ना। मैं आपको कहूँ सब्जी खाते रहो, रोटी मत खाओ, तो काम चलेगा? नहीं। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि रिहेबिलिटेशन को कंप्लीटली हम समझें, और उसको कंप्लीटली समझने के लिए हमको ये समझना होगा कि ब्रेन के अलग अलग पार्ट हैं और अलग अलग थेरेपी का अलग अलग रोल है। जैसे फिजियोथेरेपी, वो है मसल बिल्डिंग पे, मसल पावर, स्टेमिना इंक्रीज करने। ऑक्यूपेशनल थेरेपी जो एक कॉमनली इग्नोर्ड चीज है, जिसमें माना मेरा हाथ वीक है, लेकिन इस वीक हाथ के साथ मैं कैसे इस कप को उठा पाऊं, इसकी ट्रेनिंग। अच्छा, इसकी भी ट्रेनिंग होती है, इसको बोलते हैं ऑक्यूपेशनल ट्रेनिंग। माना मुझे हाथ में कमजोरी है और मुझे ब्रश करना है, तो वो सिखाएंगे कि किस तरीके से इस वीकनेस के साथ भी आप ब्रश कर सकते हो। ठीक, ऐसे ही स्पीच थेरेपी, माना बोलने समझने की दिक्कत हुई, तो किस तरीके से ट्रेनिंग की जाएगी। जैसे आप बच्चे को सुनाते हो ना, ABCD सिखाते हो, ऐसे स्ट्रोक के पेशेंट को धीरे धीरे रिकवरी के लिए सिखाना पड़ता है। ऐसे ही कॉग्निटिव ट्रेनिंग, मैंने आपको बताया कि ब्रेन के अलग अलग हिस्सों के अलग अलग काम है, राइट हिस्से में इमोशन भी। तो बहुत सारे स्ट्रोक के पेशेंट्स हैं जिनको डिप्रेशन हो जाता है, उसकी वजह से रिकवरी में प्रॉब्लम आती है। तो वो कॉग्निटिव ट्रेनिंग, साइकोलॉजी, काउंसलिंग, ये सब का रोल होता है, और ये सब मिला के हम बोलते हैं न्यूरो रिहेबिलिटेशन। ये आपकी एक पूरी प्लेट हो गई जिसपे सब कुछ है, दाल चावल रोटी सब्जी सब है, जो कि आपकी एक कंप्लीट मील है जिससे आपका पेट भरे। बट पेशेंट्स का सबसे बड़ा कंसर्न यही रहता है कि ये जो थेरेपीज है ये बहुत महंगी होती हैं, तो हम अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। एक तो अलग से ट्रीटमेंट भी चल रहा है, फिर थेरेपीज भी करो, तो वो छोड़ देते हैं, बोलते हैं कि चलो ठीक है, हम सिर्फ दवाई के भरोसे ही अपने पेशेंट को रख लेंगे, घर के लोगों को ही कह देंगे कि थोड़ा थोड़ा जा करके बातचीत कर लो उनसे, थोड़ा बहुत चलना फिरना सिखा दो। लेकिन ये वाला जो माइंडसेट है कि हम खुद से ही कर लेंगे, रादर देन थोड़े ज्यादा पैसे दे करके इस तरह की थेरेपीज कराए, ये कितना गलत हो सकता है उस पेशेंट के लिए जो ब्रेन स्ट्रोक का शिकार हो चुका है? इस ब्रेन स्ट्रोक में न्यूरो रिहेबिलिटेशन या जो थेरेपीज हैं, इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और ये जितना जल्दी, जितना एग्रेसिवली, इंटेंसिवली शुरू की जाए, उतना ही जल्दी ब्रेन का पेशेंट रिकवर करेगा। और ऐसा सोचना कि हम सिर्फ डॉक्टर को दिखा लेंगे, ये महंगी है, ये बिल्कुल गलत है। मैं अपने बहुत सारे पेशेंट्स को बोलता हूँ कि अगर आपको पैसे की प्रॉब्लम है, आपको फाइनेंशियल इश्यूज हैं, आप भले ही मुझे मत दिखाओ, लेकिन थेरेपी कराओ, क्योंकि मैंने तो अब स्ट्रोक प्रिवेंशन की दवाई देनी है, रिकवरी फास्ट करने की दवाई देनी है। आपको मुझे शायद महीने में एक बार मिलना पड़े, लेकिन आप थेरेपिस्ट से जरूर मिलो, आप थेरेपी जरूर कराओ। और कॉन्ट्रेरी टू पॉपुलर बिलीफ, ऐसा नहीं है कि ये बहुत महंगे, ये उतने महंगे नहीं है जितना पब्लिक को लगता है। हाँ, अगर आप कुछ हाई फाई चीजें करने लग जाओ, जैसे रोबोटिक फिजियोथेरेपी या कुछ स्पेशल मशीन्स का यूज करने लग जाओ, तो कॉस्टली हो जाती हैं। बट अगर आप जनरल फिजियोथेरेपी देखोगे ना, तो वो बहुत सस्ती है और वो बहुत आसान है। और बहुत बार ऐसा भी जरूरत नहीं है कि आप बहुत एक ट्रेंड फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएं, आप एक बार उनसे सीख लें और फिर आप घर पे भी कर सकते हैं अगर आपको फाइनेंशियल इश्यूज हैं। लेकिन अगर आपको स्ट्रोक हुआ है और आप सिर्फ दवाई पे निर्भर करते हो, तो ये आपको रिकवरी नहीं देगा कभी भी कंप्लीट। मैं हमेशा अपने पेशेंट्स को बोलता हूं कि दवाई के बराबर या उससे बहुत ज्यादा रोल जो है वो रिहेबिलिटेशन का है, इन थेरेपीज का है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है पेशेंट की न्यूरोप्लास्टिसिटी, ब्रेन के रीजनरेशन को, रीवायर करने को। ये बहुत जरूरी है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो आप कितनी भी एफर्ट्स कर लीजिए, उतनी अच्छी रिकवरी नहीं हो पाएगी। तो रिकवरी का जो प्रैक्टिकल टाइम है वो कितना होता होगा यूजुअल भी है कि अगर आज स्ट्रोक हुआ है तो कितने दिन में वो पेशेंट फुल्ली रिकवर हो सकता है? डिपेंड करता है, जैसे मैंने आपको बताया, स्ट्रोक के साइज पे। लेकिन पहले 10 से 15 दिन में आपको बहुत ज्यादा रिकवरी नहीं दिखती, और 15 डेज का एक ऐसा टाइम होता है जब आपको रिकवरी दिखने लग जाती है। और मैक्सिमम जो रिकवरी होती है वो पहले 3 महीने में होती है।
लेकिन ऐसा नहीं कि 3 महीने पे रुक जाएगी, उसके बाद भी धीरे धीरे होती है। तो मैं हमेशा ये जो स्ट्रोक रिकवरी को बोलता हूँ एक मैराथन की तरह है। तो पहले 100-200 मीटर या 500 मीटर तो आप स्प्रिंट की तरह दौड़ लिए, लेकिन उसके बाद भी आपको दौड़ना रुकना नहीं है, वो आपको फिर आगे आगे चल के भी भागते रहना है, तभी आप पूरी डिस्टेंस को कवर कर पाएंगे। तो जो ये पहले 15 दिन से 3 महीने का टाइम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बार एक कॉमन मिसकॉन्सेप्शन है कि बाद में कर लेंगे थेरेपी, अभी तो पेशेंट एडमिट है। ये बहुत गलत मिसकॉन्सेप्शन। शुरुआत आप आपको मतलब हम लोग एज अर्ली एज डे 1 ऑफ स्ट्रोक, डे 2 ऑफ स्ट्रोक पे थेरेपी करने लग जाते हैं। मतलब आज पेशेंट को स्ट्रोक हुआ तो कल हम उसकी थेरेपी शुरू कर देंगे, इवन ड्यूरिंग हॉस्पिटल स्टे। हम पेशेंट को दूसरे दिन से ट्रीटमेंट फिजियोथेरेपी शुरू कर देते हैं, और बहुत आजकल इतनी एडवांसमेंट्स आ गए हैं थेरेपीज में, लेकिन आपको बहुत ज्यादा एडवांसमेंट्स में नहीं जाना। आप अगर बेसिक फिजियोथेरेपी भी कर सकते हो तो आप जल्दी से स्टार्ट करो। ये बहुत बड़ा डिसबिलीफ है कि लोगों को लगता है नहीं है आप आराम से कर लेंगे, अभी क्यों कर, बिल्कुल अभी तो बहुत टाइम पड़ा है। नहीं, आप जितनी जल्दी थेरेपी शुरू करेंगे उतनी ही जल्दी आपकी रिकवरी होगी, उतनी ही कंप्लीट होगी। और स्ट्रोक की रिकवरी 10-15 दिन बाद शुरू होती है। मैक्सिमम रिकवरी जो रहती है वो 2 से 3 महीने में हो जाती है। उसके बाद रिकवरी स्लो हो जाती है, बट धीरे धीरे होते रहती है। लेकिन ऐसे में जो ब्रेन का हिस्सा अफेक्टेड है, जैसे अगर उन्होंने ब्रेन स्ट्रोक आया है तो बोलने वाले हिस्से को अफेक्ट कर दिया है, या फिर जिससे उनके बैलेंस वाली चीज है कि हाथ पैर चलते, वो वाले हिस्से को अफेक्ट कर दिया है, तो ऐसे में फिर इन सबके लिए अलग अलग थेरेपीज होंगी जी। सो फॉर एग्जांपल मुझे मेरे हाथ में कमजोरी है तो हाथ की थेरेपी अलग होगी। उसको क्या बोलेंगे? नहीं है तो पूरी थेरेपी गैमेट ही है। सी फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच थेरेपी, कॉग्निटिव ट्रेनिंग एंड साइकोलॉजी काउंसलिंग, ये सब थेरेपी का पार्ट है, बट हर हिस्से का आपको तरीका अलग। फॉर एग्जांपल मुझे अब आप जिम में जाते हो तो आपको बाइसेप्स बनाने हैं तो अलग एक्सरसाइज है। आपको लेग्स की डे अलग होता है। आपको ट्रंक कोर पे काम करना है तो अलग दिन है। तो ऐसे ही एक्सरसाइज अलग अलग होगी, लेकिन होगी सब। फॉर एग्जांपल, और इसके लिए कोई हाई फाई एक्सरसाइज की जरूरत नहीं है। आप छोटी सी एक्सरसाइज आप समझ लीजिए, आप एक गृहिणी है, आप पहले स्ट्रोक होने के पहले घर में हाउसवाइफ थे या हाउस में होम मेकर थे, तो उनको घर पे आप सब्जी वगैरह काटते थे, ठीक है, सब्जी काटना एक्सरसाइज, हाथ तो काम होंगे, काम कर रहा है। सुबह सुबह शुरू में उठे ना, सुबह उठ के सबसे पहला काम क्या करते हैं आप? ब्रश करते हो, तो ब्रश करना एक्सरसाइज है। तैयार हो रहे हो, बटन लगाना एक्सरसाइज है। शू लेसेस बांधना एक्सरसाइज है, ठीक है। जितना आप मूव कर रहे हो, तो होता क्या है, जब जैसे आपने मुझे बताया, मैं आप एक बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको बताता हूँ इसको, कि आपने मुझे बोला कि ब्रेन में डैमेज हो गया, तो माना ब्रेन का एक हिस्सा डैमेज हो गया, उस हिस्से का काम है एक, माना फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं कि उस हिस्से का काम है हाथ चलाना, ठीक है। अब उस हिस्से में डैमेज हो गया तो हाथ नहीं चलेगा, लेकिन उसके आसपास के हिस्से को सिग्नल चाहिए ना। मैंने बोला कि आसपास का हिस्सा धीरे धीरे काम करने लग जाएगा, तो माना एक हिस्सा डैमेज हो गया, उसके आसपास का हिस्सा धीरे धीरे इसका काम जो है वो टेक ओवर कर लेगा, जो हाथ उठाने वाला है। लेकिन वो टेक ओवर करने के लिए उसको सिग्नल तो चाहिए, तो वो सिग्नल कब मिलेगा? जब आप हाथ उठाने की कोशिश करोगे ना, भले ही आपका हाथ ना हिले, लेकिन ब्रेन में सिग्नल मिल रहा है, और जब सिग्नल मिलेगा तो न्यूरोप्लास्टिसिटी की वजह से जो आसपास का हिस्सा जिसका नॉर्मल काम हाथ उठाना नहीं था, वो हाथ उठाने लगता है, और धीरे धीरे रिकवरी हो जाएगी। बोलते हैं ना, माँ भी तब दूध पिलाती है जब बच्चा रोता है। हाँ। तो जब तक आप कोशिश नहीं करोगे ना हाथ उठाने की, भले ही आपको लगे कि हाथ नहीं उठ रहा है, लेकिन ब्रेन में सिग्नल बन रहा है, तो ब्रेन के आसपास के हिस्से को सिग्नल मिलेगा, उसे लगेगा कि हाँ जरूरत है, तो न्यूरोप्लास्टिसिटी टेक ओवर कर लेगा और धीरे धीरे वो काम करने लगेगा। तो इसलिए हर हिस्से पे काम करना जरूरी है, हर तरीके से काम करना जरूरी है, बहुत बारीकी से काम करना जरूरी है, लंबे समय तक कंसिस्टेंटली से एक्सरसाइज थेरेपीज करना बहुत जरूरी है। डॉक्टर, इसमें जो पेशेंट हैं उनका विल पावर स्ट्रांग होना कितना जरूरी है? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि सब कुछ सही चल रहा है, थेरेपी भी मिल रही है, दवाइयां भी टाइम पर चल रही है, बट फिर भी वो पेशेंट रिकवर नहीं कर पा रहा है। तो ऐसे में फिर उस जो पेशेंट है जो उस वक्त उस ट्रॉमा से जूझ रहा है, उसका विल पावर कितना स्ट्रांग जरूरी है? बहुत ज्यादा। इनफैक्ट सबसे ज्यादा अगर कुछ जरूरी है स्ट्रोक पेशेंट की रिकवरी में, वो है विल पावर। और अगर वो नहीं है तो आप चाहे दुनिया की कितनी भी अच्छी थेरेपी करा लो, कितने भी अच्छे डॉक्टर से दिखा लो, पेशेंट रिकवर नहीं कर पाएगा। होता क्या है कि बहुत बार हम कुछ फैक्टर्स को इग्नोर करते हैं। स्ट्रोक में एक तो होता है मोटर वीकनेस जो आपको दिख रही है, दूसरा स्ट्रोक के जिस हिस्से में ब्रेन में डैमेज हुआ है उससे बहुत और सिम्टम्स भी होते हैं, जैसे डिप्रेशन, किसी चीज में काम ना लगना, एपैथी हो जाना, मन नहीं लगना, उन सब चीजों पे हम लोग ध्यान नहीं देते।
हमें लगता है ये कर नहीं पा रहे हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि हो सकता है उसके ब्रेन का वो हिस्सा डैमेज हो जहां से वो डिप्रेस हो गया हो। हाँ, तो पोस्ट स्ट्रोक डिप्रेशन, पोस्ट स्ट्रोक एंग्जाइटी, ये सब भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो लोग रियलाइज ही नहीं नहीं करते। करते हैं। तो कई बार जब हम पेशेंट से काउंसलिंग करते हैं, बात करते हैं, तो उनका विल पावर वापस आता है। तो कई बार सिर्फ विल पावर नहीं होता, वो डिप्रेस होते हैं, आप उनसे बात करेंगे, लेकिन विल पावर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स इन स्ट्रोक रिकवरी। बिकॉज आप कितनी भी एक्सरसाइज, आप जिम में आप रोज चले जाओ, आपका ट्रेनर बहुत अच्छा है, मशीन बहुत अच्छी है, जिम बहुत अच्छा है, लेकिन आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे, हाँ, मन से एक्सरसाइज नहीं कर रहे, तो आपको फायदा थोड़ी होगा। शरीर या में आपने लगेगा ही एक्सरसाइज नहीं। करके बाहर आके जलेबी और रबड़ी खा ली, नहीं, ठीक है। कुछ नहीं तो होता है। विल पावर बहुत जरूरी है, और वो लाइफ में हर चीज में, स्ट्रोक में बहुत जरूरी इसलिए होता है कि पेशेंट्स, बहुत सारे इन पेशेंट्स को डिप्रेशन, पोस्ट स्ट्रोक डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ये सब प्रॉब्लम्स होते हैं। और उनमें कई बारी, मैंने जैसे आपको बताया ना, पहले 10-15 दिन 20 दिन ऐसा लगता है कि कुछ हो ही नहीं रहा, हाँ, रिकवरी है ही नहीं, जीरो है। तो बहुत ज्यादा लाइक्लीहुड होता है कि पेशेंट डिप्रेशन हो जाए या राइट, ये सोचे कि यार अब तो होगा ही नहीं होगा ठीक, ही नहीं। हाँ, और उन्हें कुछ विजुअल रिकवरी नहीं दिखती। लेकिन हमको पेशेंट को कंसिस्टेंट काउंसलिंग करते रहना है, हाँ, उनको बताना है कि ऐसा नहीं है कि रिकवरी नहीं होगी, रिकवरी स्लो है, आपको अभी नहीं दिख रही है, बट जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा यू विल स्टार्ट सीइंग। एंड उसके लिए हम दूसरे पेशेंट्स के वीडियो भी दिखाते हैं बहुत बार कि देखिए ये पेशेंट ऐसे था, अब देखिए ये ऐसा ऐसे हो हो गया है, गया। वो सेम स्ट्रोक था आपके जैसा था। हम्म, सो बहुत जरूरी है, इसलिए टीम अप्रोच बहुत जरूरी है। सिर्फ मेडिकल चीजों पे काम ना करें, सिर्फ दवाइयों के रास्ते काम ना करें, यू हैव टू स्पेंड टाइम विद द फैमिली, विद द पेशेंट। पेशेंट। कई बार ये होता है कि घर पे आप अकेले रहते हो, बच्चे टाइम ही नहीं दे पा रहे आप, हम्म, और आप जो पहले डेली, आप समझो ना, एक आदमी जो कल तक बिल्कुल सब कुछ काम कर रहा था, आज वो आज बेड वो पर बेड है। रिडन हो गया और वो कुछ नहीं कर पा रहा, वो कितना डिप्रेसिंग और कितना डिप्रेसिव ओवरऑल, कितना खराब है उस पेशेंट के उसको लिए बोझ लग रहा साइकोलॉजिकली, होगा। बोझ लगता है कि मैं सब पे डिपेंडेंट हो गया हूँ। हाँ, बिकॉज स्ट्रोक जो है अपंगता का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन है। तो एक तो होता है कि आपको अचानक से कुछ हुआ और आप चले गए, एक हुआ कि आप बीच में फंस गए। तो स्ट्रोक से बहुत ज्यादा साइकोलॉजिकल इलनेसेस भी होती हैं जिन पे हमें फोकस करना जरूरी है। तो डॉक्टर, हमने बात की कि जो पेशेंट हैं उनमें डिप्रेशन या अकेलापन, इस तरह की चीज़ें कितनी ज़्यादा बढ़ जाती हैं, वो बहुत ज़्यादा बर्नआउट भी फील करने लगते हैं कई बार। ऐसे में एक बार अगर स्ट्रोक आ गया है, वो पेशेंट अभी रिकवरी फेज में है, चांसेस है कि स्ट्रोक दोबारा भी आ सकता है? हाँ, अगर आपका स्ट्रोक का कारण का सही पता नहीं चला है, फॉर एग्जाम्पल आपको लग रहा है कि यहाँ पे खून की नस सिकुड़ने से हो रहा है जबकि क्लॉट हार्ट से गया है, तो अगर आपके कारण का सही पता नहीं चला है, या आपने दवाई प्रॉपर नहीं ले रहे हो, जो रिस्क फैक्टर कंट्रोल है जिनकी वजह से स्ट्रोक हुआ है, आप उनको कंट्रोल नहीं कर रहे हो, जैसे बीपी शुगर की दवाई नहीं ले रहे हो, या ब्लड थिनर्स नहीं ले रहे हो, कोलेस्ट्रॉल, खाने पीने पे ध्यान नहीं रख रहे हो, तो दोबारा हो सकता है। तो ऐसे में जिनका ब्लड प्रेशर हाई रहता है, कोलेस्ट्रॉल भी डिसबैलेंस है या डायबिटीज कंट्रोल में नहीं है, इनमें चांसेस ज्यादा होते हैं? बिल्कुल ज्यादा होते हैं दोबारा स्ट्रोक होने के भी। ओके, और अगर ये कंट्रोल नहीं करेंगे तो इस बात की ऑलमोस्ट गारंटी है कि दोबारा स्ट्रोक होगा ही ओके। होगा। कितने दिन में हो सकता है? एज तुरंत सुन से? एज पॉसिबल, 2 दिन बाद भी हो सकता है, 4 दिन बाद भी हो सकता 2-4 दिन में भी है, हो सकता हाँ है? दोबारा हो सकता है। अगर माना हार्ट से क्लॉट बन के जा रहा है और हार्ट की पंपिंग कम है, हम्म, और आपने उस प्रॉपर चीज का पता नहीं किया, तब 2 दिन बाद भी हो सकता है। अब माना आपकी शुगर बहुत ज्यादा है, कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा है, आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा है, और आपने उसको कंट्रोल नहीं किया, या ब्लड थिनर्स की दवाई जो दे रहे हैं, जो बीपी की दवाई दे रहे हैं, वो नहीं खाई आपने, और लाइफस्टाइल चेंज नहीं किया, माना आपको स्मोकिंग है, आप स्मोकिंग करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, अल्कोहल पी रहे हैं, तो ऑब्वियसली दोबारा हो। ये लाइफ थ्रेटनिंग कब हो जाता है ब्रेन स्ट्रोक? क्योंकि एक फेज पे हमने बात की कि आपके बॉडी को डैमेज कर देता है, आप पैरालाइज्ड हो जाते हो, बेड रिडन हो जाते हो, लेकिन फिर वो क्या एस्पेक्ट्स हो जाते हैं कि फिर इंसान बच ही नहीं पाता है? अगर ब्रेन स्ट्रोक बहुत बड़े ब्रेन के हिस्से को इन्वॉल्व कर ले, जिससे कि ब्रेन के बहुत सारे फंक्शंस जो हैं वो चले जाएं, तो पेशेंट बेड रिडन हो जाता है। और जब पेशेंट बेड रिडन हो जाता है तो उसमें बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, जैसे बेड सोर का होना, इन्फेक्शंस का होना, पेशेंट का लॉन्ग टर्म वेंटिलेटर पे रहना, ये सब चीज़ें, न्यूमोनिया का होना, ये सब चीज़ें हो जाती हैं। दूसरा चीज़ क्या होता है, अगर ब्रेन का बहुत बड़ा हिस्सा इन्वॉल्व होता है तो ब्रेन में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग होती है। कई बार वो स्वेलिंग इतनी ज़्यादा होती है कि पेशेंट के पूरे ब्रेन को ही डैमेज कर देती है, और उस केस में भी पेशेंट की जान जा सकती जा सकते हैं। ऐसे में डाइट का यहाँ पे कुछ ऐसा रोल है कि खाने की चीजें, क्योंकि स्ट्रोक के पेशेंट्स को एक कंसर्न ये भी रहता है कि कुछ डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस तो नहीं है, तो क्या खा सकते हैं, क्या नहीं खा सकते हैं जिससे रिकवरी फास्ट हो? है। डाइट और लाइफस्टाइल हमारी सारी, ये सब लाइफस्टाइल डिजीजेस, वेदर इट इज स्ट्रोक, हार्ट अटैक, तो डाइट और लाइफस्टाइल बहुत इंपॉर्टेंट है। डाइट में जो व्हाइट्स है ना, मैं हमेशा बोलता हूँ अपने व्हाइट्स अपने डाइट से हटा दो। व्हाइट क्या है? सॉल्ट, शुगर, शुगर। बटर, ठीक है, इस कोलेस्ट्रॉल, ये सब अपने डाइट से आप हटा दें, ठीक है।
जितना आप इनसे दूर रहेंगे उतना आपके लिए बेटर है। साथ के साथ जो और रिस्क फैक्टर हैं जैसे स्मोकिंग, अल्कोहल, वो ना लें। दूसरी चीज लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल में क्या है? स्ट्रेस एंड स्लीप। आप नींद प्रॉपर लें, बिकॉज नींद वो टाइम है जब आपका ब्रेन रिकवर कर रहा होता है सारे स्ट्रेस से। सो वो आपका एक उसको बोलते हैं ना ऑफ मोड पे चले जाना या हाइबरनेशन में चले जाना, डिटॉक्स कर लो, डिटॉक्स मान लो। तो वो है स्लीप इज योर ब्रेन्स डिटॉक्स। तो अगर आपका नींद अच्छी नहीं है, आपको स्ट्रेस ज्यादा है, आपका लाइफस्टाइल बहुत ऐसा है कि आप सारे दिन बैठे हैं, कुछ चल फिर नहीं रहे हैं, तो ये सब चीजें हैं जो बहुत ज़्यादा रिस्क फैक्टर्स हैं जो दोबारा स्ट्रोक होने के। तो अगर किसी को स्ट्रोक हुआ है तो उसको डाइट और लाइफस्टाइल पे एसेंशियली फोकस करना चाहिए। डाइट में मैंने आपको बताया व्हाइट्स हटा दें, शुगर, सॉल्ट, बटर ये सब कम लें, कोलेस्ट्रॉल कम लें, तला हुआ फैट फ्राइड फूड ना खाएं, और डाइट में प्रोटीन्स ज़्यादा खाएं, पानी ज़्यादा पिएं। दूसरा पार्ट है लाइफस्टाइल, जिसमें स्ट्रेस, स्लीप एंड एक्सरसाइज आता है कि स्ट्रेस कम लें, नींद प्रॉपर लें और एक्सरसाइज करते रहें, चलते फिरते रहें, सिर्फ बैठे ना। बिल्कुल। हम लोग नॉर्मल भी कहते हैं कि हमें अपने ब्रेन को चैलेंज करते रहना चाहिए सो दैट ब्रेन जो है वो प्रोडक्टिव रहे। ऐसे में जो ब्रेन स्ट्रोक के पेशेंट्स हैं, अगर उनकी रिकवरी फास्ट हम करना चाहते हैं तो क्या उनके भी ब्रेन को चैलेंज करने के लिए कुछ ऐसे एक्सरसाइजेस वगैरह हैं या कुछ ऐसी चीजें सो दैट उनका ब्रेन चैलेंज हो और रिकवरी जल्दी हो? बिल्कुल, जैसे आप बोलते हो ना, आप जितना चलते फिरते रहोगे उतना ही आपकी बॉडी एक्टिव एजाइल रहेगी। तो ऐसे ही ब्रेन को यूज करना है। ब्रेन की एक्सरसाइज क्या है? आप उसको यूज करो। ठीक है, जितना यूज करोगे उसके लिए कोई जरूरी नहीं कि बहुत आप शानदार पजल्स खेल रहे हो, सुडोकू खेल रहे हो। वो हो सकता है आप बस ताश खेल रहे हो। प्लेइंग कार्ड्स इज ए ब्रेन एक्टिविटी जिसमें दिमाग लग रहा है। डमशराज खेल रहे हो, ब्रेन एक्टिविटी है। आप चेस खेल रहे हो, आपको कोई भी गेम पसंद है वो खेल रहे हो, आपको पसंद है आप खेलो। तो आपके दोस्तों के साथ जाना कुड बी अ ब्रेन एक्टिविटी, उसमें आपको पॉजिटिव हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं। जस्ट सिटिंग एंड टॉकिंग कुड आल्सो बी अ ब्रेन एक्टिविटी फॉर सम। तो अपने ब्रेन को एक्टिव रखना है। आप उसको ऐसा नहीं कि एकदम रेस्टिंग फेज में छोड़ दीजिए कि हाँ जो हो गया वो हो गया। द मोर यू कीप योर ब्रेन एक्टिव द बेटर इट इज। ऐसे में रिकवरी अगर हो गई किसी की तो वो अपनी नॉर्मल जिंदगी कब स्टार्ट कर सकते हैं? लेट्स सपोज ड्राइविंग या फिर अपने ऑफिस वर्क में वापस से जाना या जो भी वो काम करते थे वो कब से ज्वाइन कर सकते हैं? एज सून एज ही हिमसेल्फ और द डॉक्टर फील्स कि वो जा सकता है। अगर उनको अगर डॉक्टर को और पेशेंट को दोनों को लगता है इज रेडी टू गो, ही कैन गो। सो ये कोई इमोशनल डिसीजन नहीं होना चाहिए, एक प्रैक्टिकल डिसीजन होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ऑफिस में जाना है तो ऑफिस में किस तरीके का काम है वो उस बात में डिस्कस करो। हो अब माना आप अकाउंट्स में हो और आपकी मेमोरी अच्छी नहीं है, सो इट कैन बी अ प्रॉब्लम। एंड फॉर एग्जाम्पल आपका विजन अच्छा नहीं है, कुछ स्ट्रोक्स होते हैं जिसमें एक साइड का दिखना बंद हो जाता है, हेमियोनोपिया हो जाता है, और आप ड्राइव कर रहे हो तो फिर you will have an accident. Like it's just a matter of time. So you'll have to sit back and talk to the patient कि आपको ये देखना है कि it has to be a practical decision, not an emotional decision. और अगर पेशेंट जा सकता है तो उसको आप बिल्कुल encourage करें। At the same point of time आप जो ऑफिस है वहां पे भी बात करें। अगर आप नहीं बात कर सकते उनके बॉस से, जस्ट सेंड ए लेटर कि इस पेशेंट को ये प्रॉब्लम है, ये काम करने में प्रॉब्लम आएगी, तो अगर इसमें इनसे गलती होती है तो प्लीज इस पे गुस्सा ना करो। इतना तो कर सकते हैं। तो वो एज ए सोसाइटी हमको इवॉल्व होना होगा। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि स्ट्रोक किसी एक इंसान को हो सकता है, हम में से किसी को भी हो सकता है, कोई भी बीमारी फॉर दैट से किसी को भी हो सकती है। सो वी हैव टू हैव दैट ह्यूमन एंगल आल्सो। सो जो एक काम पे वापस जाना, ड्राइव करना, ये सब एक बहुत प्रैक्टिकल। माना कोई स्कूल टीचर है जिसको ब्लैक बोर्ड पे लिखना पड़ता है, अब वो ब्लैक बोर्ड पे लिखने के लिए माना उसके हाथ में प्रॉब्लम है, तो वो कैसे लिख सकता है? तो उस समय आप बैठ के बात करें, लेकिन वो टीचर बोल सकती है, अगर पढ़ा तो सकती है। ठीक है, हो सकता है आप फिर ब्लैक बोर्ड पे या व्हाइट बोर्ड पे जो लिखने वाला काम है उसको कम कर दो, आप एआई का यूज करो, किसी और को दे दो। हाँ, या आप एक साथ असिस्टेंट रख दो, या एआई है आजकल, आप वॉइस कमांड्स दो। ठीक है, बच्चों को पढ़ा तो वो सकती है। सो रोल खत्म नहीं हो जाता, रोल चेंज हो जाता है कई बार आपका काम के लिए, और फिर वापस आप उस रोल में आ जाते हो जैसे जैसे रिकवरी हो जाती है। लेकिन अगर आप वर्क प्लेस पे जाके काम ही नहीं करोगे तो डिप्रेशन होने लग जाएगा। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये सब शुरू करें। हम चाहते हैं डॉक्टर कि हमारी ऑडियंस को आप ये भी बताएं कि अगर ब्रेन स्ट्रोक की रिकवरी वो चाहते हैं कि जल्दी हो, अच्छे तरीके से हो और लॉन्ग लास्टिंग रहे, दोबारा ब्रेन स्ट्रोक आने का जो रिस्क है वो भी कम से कम हो, क्या ऐसे 5-6 चीजें हैं जो अपनी लाइफस्टाइल में इम्प्लीमेंट करने चाहिए सो दैट उनकी रिकवरी भी अच्छी हो और वापस से ब्रेन स्ट्रोक आने का रिस्क भी कम हो? डाइट सबसे पहले, एक्सरसाइज, प्रॉपर स्लीप, जो अवॉइडेबल रिस्क फैक्टर है इनको अवॉइड करें, स्मोकिंग, अल्कोहल, ये सब चीज़ों से अवॉइड करें। ठीक है, और अगर आपको कोई डिजीज है, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, ये सब इनको ट्रीट करें।
ठीक है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डू फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच थेरेपी, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग, कॉग्निटिव ट्रेनिंग, ये जो न्यूरो रिहैबिलिटेशन है इसको जल्दी शुरू करें। करेक्ट है। तो अगर आप प्रॉपर डाइट लेते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, आपका लाइफस्टाइल अच्छा है, आपकी नींद प्रॉपर है, आपको कोई एडिक्शंस नहीं है, आप अपने रिस्क फैक्टर्स को जो बीमारियां हैं उनको कंट्रोल करते हैं और आप रिहैबिलिटेशन पे पूरा फोकस करते हैं, सो देयर इज नो रीजन कि आपकी रिकवरी नहीं होगी। वो रिकवरी 100% होगी। उसमें टाइम लग सकता है, वो टाइम किसी में 20 दिन हो सकता है, किसी में 2 महीने हो सकता है और किसी में 1 साल भी हो सकता है, लेकिन वो रिकवरी होगी एंड यू विल सी इट फॉर योरसेल्फ कि वो रिकवरी हो। और उसके लिए लेकिन जरूरी है कि आप लगातार कंसिस्टेंटली काम करते हैं। बिल्कुल। रेड फ्लैग्स भी क्या हैं ब्रेन स्ट्रोक के, जो पेशेंट्स या फिर उनके आसपास के लोग रिकवरी के दौरान भी ध्यान में रखें कि हाँ, अगर रिकवरी का फेज चल रहा है बट इस दौरान भी कुछ ऐसे बदलाव दिख रहे पेशेंट में, तो तुरंत अलर्ट हो जाना चाहिए। पेशेंट बहुत ज्यादा सो रहा है, इंटरेक्शन कम हो गया है, या उसके बिहेवियर में बहुत ज्यादा चेंज हो गया है, या पेशेंट को फॉर एग्जांपल बुखार आने लग गया है, बेड सोर होने लग गए हैं, तो ये सब रेड फ्लैग कि अगर पेशेंट का अचानक से बिहेवियर चेंज हो गया, अचानक से गुस्सा आने लग गया, अचानक से बीपी फ्लक्चुएशंस होने लग गए, शुगर फ्लक्चुएशंस हो गए, बुखार आने लग गया, ये पोस्ट स्ट्रोक कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। तो अगर ये पोस्ट स्ट्रोक कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं तो ये रेड फ्लैग्स हैं। आपको अपने जो डॉक्टर हैं उनसे कंसल्ट करना चाहिए, वो आपको इसके अकॉर्डिंग गाइड करेंगे। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो उसको वो करें। साथ के साथ एक बहुत कॉमन एक मिसकॉन्सेप्शन है सोसाइटी में कि फिजियोथेरेपी सिर्फ थेरेपी सेंटर पे हो सकती है और मशीनों से होती है। ये बहुत बड़ा मिथ है। पहली बात तो फिजियोथेरेपी में होती है एक्टिव फिजियोथेरेपी। एक्टिव का मतलब आपको एक्सरसाइज करना है। अब डंबल ले आओ, आप घर में भी ले आओ, आपको ही उठाने हैं। वो फैंसी जिम में जाके एक बहुत बढ़िया मशीन लो, चाहे आप पुशअप मार लो, डंबल मार लो, स्क्वाट्स मार लो, सेम ही एक्सरसाइज, ठीक है। तो फिजियोथेरेपी रिहैबिलिटेशन इसके लिए कोई जरूरी नहीं है कि आपको बहुत फैंसी फिजियोथेरेपी सेंटर में जाना है। आप अपने घर पे भी एक्सरसाइज कर सकते हो। एंड वो एक्सरसाइज कोई हाई फाई एक्सरसाइज हो वो कोई जरूरी नहीं है। वो छोटी सी पेन से लिखना, बटन बंद करना, शू लेसेस बांधना, कपड़े पहनना, वॉक करना, ये सारी ही एक्सरसाइज है। आप बात करने की कोशिश करना, जो लोग बोल नहीं पाते कई बार वो गाना गा पाते हैं, आपको भजन वगैरह पसंद है, आप भजन गाइए, ठीक है। तो वो स्पीच थेरेपी हो गई आपकी। बच्चों के साथ बैठ के जो राइम्स होते हैं ना, नर्सरी राइम्स, वो करिए, वो हो गई स्पीच थेरेपी आपकी। और यही सब जरूरी है। तो आप जो है अपने जो डेली रूटीन के काम हैं उन्हीं को आप थेरेपी बना लीजिए। उसके लिए एक हाई फाई फिजियोथेरेपी सेंटर पे जाके बहुत ज्यादा पैसे देने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर एक गाइडेंस में फिजियोथेरेपी कर सकते हैं ऑब्वियसली वो बेटर है। बट अगर आप नहीं कर सकते तो आप वहां से सीख के अपने घर में सुपरवाइज्ड केयर करें, क्योंकि कंसिस्टेंसी भी जरूरी है। यूजुअली क्या होता है, अगर अनसुपरवाइज्ड होती है ना तो क्या होता है कि वो पेशेंट थोड़े दिन करेगा फिर भूल जाएगा, करेगा नहीं करेगा, कंसिस्टेंसी नहीं है। एंड कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जैक्टली, बिल्कुल। तो आई थिंक इस सेशन में हमने ब्रेन स्ट्रोक रिकवरी पर काफ़ी अच्छे खासे जो डिस्कशन की हुई है। आपने हमें बहुत ही आसान भाषा में हर चीज़ों को समझाया। आई एम श्योर हमारी ऑडियंस के लिए ये पॉडकास्ट बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। थैंक यू सो मच डॉक्टर हमारे साथ जुड़ने के लिए। आई होप यू एंजॉयड द सेशन। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच ऑडियंस, इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। इसे शेयर जरूर करिएगा। इसके अलावा भी अगर आपके मन में कोई और सवाल रह गए हों तो कमेंट सेक्शन के जरिए आप हमसे पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे डॉक्टर के जरिए ही उन सभी सवालों के जवाब देने के। ऐसे और भी सेशंस के लिए फॉलो करते रहिए एनबीटी लाइव। थैंक यू।